अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ एहसन सईद साहब हैं लाहौर से। एहसन भाई जो हैं, इन्होंने मार्केट में कुछ इन्वेस्टमेंट की। हम नहीं बताएंगे किस अमाउंट में की। उसमें कुछ इनकी प्रॉब्लम्स थे। इन्होंने खैर कहते हैं मेरी वीडियोस भी कुछ देखी, लेकिन इन्होंने कोई सेशन या वर्कशॉप नहीं लिया। वो थोड़ी स्लिपिंग कर गए कुछ चीज़ों में। उसके बाद आज इन्होंने सेशन लिया, वर्कशॉप ली, मेरे वर्कशॉप नहीं सेशन लिया 1-on-1। तो पहला मेरा सवाल होगा इनसे कि क्या इनको फायदा हुआ। हम किसी शेयर का नाम तो हसन भाई नहीं ले सकते, लेकिन क्या जी आपको इस सेशन का फायदा हुआ? जी सर। आपको पता चला कि किस तरह आपकी आमदन बढ़ सकती है? जी सर। इसके अलावा कुछ चंद मिनट हमारे पास बच गए थे, जिसमें एहसन साहब को मैंने एक बिजनेस मॉडल बनाकर दिया इनसे रिलेटेड, जिसमें ये जीरो इन्वेस्टमेंट से बिजनेस कर सकते हैं। जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो सकता है वो बिजनेस। हाँ जी सर, ऐसे ही। और अगर चल जाए, जो कि 99.99% चलेगा, तो उसके अंदर आपको प्रॉफिट एक रीजनेबल आना शुरू हो जाएगा। हाँ जी। 2 से 3 लाख रुपए महीने तक कमाए जा सकते हैं उसमें। हाँ जी, ऐसे ही। ना चले तो आपको कोई नुकसान होगा? और नहीं, इसमें लॉस नहीं है। नहीं है लॉस। नहीं। तो मेरा एक क्वेश्चन था आपसे ड्यूरिंग सारी कन्वर्सेशन कि आपने ये इस तरह का काम को पहले किया क्यों नहीं? बस अगर ऐसा इसी तरह काम ही। है, उसको उसको हम दोनों ने म्यूचुअली आंसर भी ढूंढा। मैं बता देता हूँ हाँ। उसका आंसर। मैंने इसलिए ढूंढा कि इन इन इन्होंने ये मैंने इनको कहा कि चूंकि आपने प्लानिंग नहीं की अपनी लाइफ की। अब प्लानिंग क्यों नहीं की? एक और सवाल। पाकिस्तान में हाँ जी। हमें कोई इंसान प्लानिंग करनी नहीं सिखाता। प्लानिंग करने के लिए ही आपको कोच की जरूरत होती है। प्लानिंग करने के लिए ही आपको मेंटोर की जरूरत होती है। उसमें मैंने इनको ये कहा, कुछ बातें इनकी पर्सनल है, वो हम यहाँ पे नहीं डिस्कस कर सकते। मैंने इन्हें पॉल गेटी की एक फेमस कोटेशन कही, फाइंड अ रिच पर्सन। एक अमीर आदमी को देखो, ढूंढो, सी व्हाट ही इज डूइंग, देखो वो क्या कर रहा है, स्टार्ट डूइंग इट। आप वो करना शुरू कर दो, यू विल बिकम रिच। क्यों जी? सही है बात। हाँ जी, ऐसे ही। अच्छा, अब ये मैं आपको एक बात बताऊं। अगर आप अपनी जिंदगी में किसी ऐसी जगह पे खड़े हैं जहां पे आपको समझ नहीं आ रही कि आपने आगे कैसे मूव करना है, तो डंकियां लगाने से पहले, किसी बोर्ड पे बैठ के किसी ऐसे मुल्क जाने से पहले कि आधे रास्ते में मर गए, बाकी वहां पे भी बड़े बुरे हालात में लोग हमें मिलते हैं जो ओवरसीज पहुंच जाते हैं। देखिए, ये आप लोग 50s और 60s के मॉडल स्टडी कर रहे हैं कि जब जिस वक्त इमिग्रेशन रिलैक्स होती थी, लोग बाहर चले जाते थे, काम मिल जाता था, दुनिया में आईटी इतनी एडवांस नहीं थी, बंदा ट्रेस नहीं होता था, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह इतनी ज्यादा एक्सट्रीम पे नहीं थी। आज भी एक्सेप्शंस हैं। पहली बात मैं लोगों से ये कहूंगा कि अगर आपने मुल्क से बाहर जाना है तो आप सबसे पहले जायज तरीके ढूंढें। मैं आपको हाँ कंट्रीज जी। बता देता हूं जहां पे बड़े हाई चांसेस हैं आपके जाने के। आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन को सीधा करें, छोटा मोटा कोर्स करके जाएं। जब आप वहां जाएंगे तो आप रिस्क भी बेहतर कमाएंगे और लीगल तरीके से जाएंगे, सर उठा के वहां पे सरवाइव करेंगे। नहीं भी जा पाएंगे, जब आप कोई प्लानिंग करते हैं, कोई स्किल सीखते हैं, तो इधर भी आपके रिस्क में इजाफा होगा। अब एहसन सईद साहब जो हैं, मैंने जब इनकी जिंदगी को फरोला, खोला, कैसे जिंदगी को हम खोलते हैं, हम सवालात पूछते हैं बंदे से। क्यों जी? आपसे सवाल ही पूछे मैंने। हाँ जी। अब वो पर्सनल चूंकि होते हैं, इसलिए कोचिंग सेशन जो है वो मैं लाइव नहीं कर सकता किसी का ऑन कैमरा, क्योंकि 100 पर्सनल बातें होती हैं। लेकिन आप ये समझेंगे, आप उस बंदे से पूछते हैं कि यार ऐसे भी कभी सोचा है तुमने, ये भी हो सकता है। मैं आपको एक बात बताऊं, बिजनेस जीरो कैपिटल से भी हो सकता है। और जो जीरो कैपिटल से बिजनेस होते हैं, कम कैपिटल से बिजनेस होते हैं, वो हमेशा बहुत ग्रो करते हैं।
दूसरी गलतफहमी हमारे मुल्क में ये है कि बिजनेस करने के लिए बहुत ज्यादा दौलत की जरूरत होती है। आप नाइकी जैसी जो कंपनी, जो जूते की, जो 50,000 से ऊपर का जिसका जूता है, आपको पता है कि नाइकी गाड़ी की डिक्की में बनी थी। नाइकी कैसे बनी आप रिसर्च कर ली। मैं इसके नीचे लिंक दे रहा हूं इस वीडियो के, कि 10 कंपनियां जो जीरो से बनी, जिसमें हार्ले डेविडसन का मैंने बड़ी जगह जिक्र किया, मोटरसाइकिल का। सड़क के नीचे बैठकर वो साइकिल को मोटर लगा के, मोपेड जो होती है, वहां से उसका आगाज हुआ। वॉल्ट डिज्नी का मैंने बड़ी बार जिक्र किया, गैरेज में शुरू हुई। एप्पल गैरेज में शुरू हुई। ह्यूलेट पैकर्ड, एचपी जिसे हम जानते हैं, गैरेज में शुरू हुई। गैरेज का मतलब होता है कि आप घर के किसी फालतू कमरे में, हर आदमी कहीं ना कहीं तो रहता है ना, झुग्गी में तो रहते होगे, घर में नहीं रहते होगे, झुग्गी में रहते होगे। झुग्गी में अगर आप बैठकर ये सोचें कि मैं क्या क्या कर सकता हूं, क्या क्या ऑप्शंस हैं, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट और सर्विस मैं बेच सकता हूं, तो वहां से भी काम शुरू हो जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हम तरजीह किस बात को देते हैं, यार मैं पार्टी ए की तरफ हूं, तुम पार्टी बी की तरफ हो, और ये बेड़ा गर्क कर दिया जी मुल्क का। जब वो आएगा, ठीक है ना, तब मुल्क ठीक होगा। और यार ये बंदे हैं, और बड़े गए गुजरे बंदे हैं। मुल्क अल्लाह ने ठीक करना है, बंदों ने ठीक नहीं करना। आप खुद काम जब तक नहीं करेंगे और बैठकर गवर्नमेंट पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते रहेंगे, उस वक्त तक मुल्क ठीक नहीं होगा। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, आईटी एक्सपर्ट हैं, बड़े हाई प्रोफेशनल हैं, आमिर हफीज साहब, मैं आज उनका नाम ले रहा हूं। मैं ये लिंक भी उनके साथ शेयर करूं। उनसे मैं जब बात करता हूँ, खुद वो अपनी जिंदगी में बड़े कामयाब आदमी हैं, तो वो यूरोप और अमेरिका के कसीदे पढ़ते हैं और ये कहते हैं कि जी वहां पे हर चीज परफेक्ट है। पहली बात तो ये कि दुनिया में 200 के करीब मुल्क हैं और 160 65 170 हमारे जैसे ही हैं। उनके अंदर कुछ भी ठीक नहीं है, ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, या जो भी मसाइल है। मैंने कल एक ग्रुप के अंदर, हमारे एक दोस्तों का ग्रुप है जिसमें मेरे स्कूल के कुछ दोस्त हैं, बड़े कामयाब हैं, जिसमें मैंने 2 पोस्ट शेयर की। एक पोस्ट शेयर की कि हमारा रुपया कितना डिवैल्यू हो गया है, और वो इंडिया की पोस्ट थी। वो कह रहे थे कि जी पाकिस्तान बांग्लादेश के टके से भी नीचे चला गया है। आप लोग चेक कर लीजिए, टके वो टके का हो गया काम। वो टके भी पता नहीं 2 रुपए पे पहुंचा हुआ है, हमारे कितने पे पहुंचा हुआ है गलती से मैं बता दूं, यानी नेपाल से भी हमारा रुपया नीचे है इस वक्त। ठीक है एहसन भाई, बात मेरी ध्यान से सुनना। हाँ जी। मैंने ऊपर वो पोस्ट लगाई, नीचे मैंने एक जुमला लिखा कि मुझे 34 ईयर्स हो गए बिजनेस में, 34 साल बिजनेस में हो गए हैं। मैंने उन्हें यह लिखा कि मैंने 34 साल के अपने बिजनेस के करियर में हर क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी देखी है। तुम सब भी इतने पढ़े लिखे हो, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में 10C उसका नाम हमने सेक्शन का रखा हुआ है। हम जब स्कूल में थे उसका नाम था 10C। आपको के साथ मैंने तस्वीरें भी शेयर की, हम लोग मिलते हैं, खाना खाते हैं। उनको मैंने ये लिखा कि तुम अपना अपना विजडम इस्तेमाल करते हुए सिर्फ हाईलाइट कर दो कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो इसमें अवेल हो सकती हैं। ठीक है, सबके जवाब तकरीबन मुझे आए। प्राइवेटली भी मैंने, कुछ ने कहा कि मैं कुछ देर में करता हूं, कुछ ने कहा मैं कल बताऊंगा, कुछ ने कहा मैं ईद की छुट्टियों में बताऊंगा। ठीक है, अब मजे की बात है, उनमें से एक ने भी नहीं बताना। ये मैं जब भेज रहा था मुझे पता था। उस ग्रुप में मैंने 2 चीजें बैन की हुई हैं, मैं एडमिन हूं ग्रुप का। मैंने उन्हें 2 बातें उसके अंदर लिखी हैं कि एक इसमें मजहबी बात नहीं होगी, एक इसके अंदर पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं होगी। मेरा यह मानना है कि अगर पाकिस्तानी अपने टीवी चैनल देखने, टॉक शो देखने कम कर दें और अपनी जिंदगियों में भी इन 2 बातों को वो डिस्कस कर लें कि मजहब भी हमने डिस्कस नहीं करना लोगों से। अगर कोई आलम दीन आप फॉलो करते हैं, आप अपने उस्ताद से डिस्कस करें। देखे ना, खुदा ना खास्ता आपके कहीं कोई फिंसी बन जाए, बूढ़ा बन जाए, तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करते हैं, पूरे मोहल्ले से डिस्कस करते हैं। हर एक को आप कमीज उठा के कहते हैं यार मेरी कमर पे बूढ़ा बन गया, पड़ोसी की घंटी बजा के कहते हैं यार इसका क्या करना है।
इसको आप अपने मॉलेज से, अपने वकील से, अपने कंसल्टेंट से डिस्कस अगर आपने करना कर ली, अपने टीचर से डिस्कस, मोहल्ले में डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं। दो तांत वो आपके तोड़ देगा, दो आप उसके तोड़ देंगे। अगर हाथापाई नहीं होगी तो गाली गलौज होगी और आपके ताल्लुकात हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। यही हाल सियासत का है। जितनी डिस्कस करेंगे, हमारे कायद तुम्हारे कायद, सबके कायद, आओ मिलकर खाएं, और एंड पे गाली गलौज। क्यों जी, सही कह रहा हूं हसन साहब? हाँ जी, ऐसे ही। दीन का अपना फलसफा मैं बयान कर देता हूं जितना मुझे पता है। मैं कोई आलिम दीन नहीं हूं। मुझ पर खुद ठीक होने की जिम्मेदारी है, अपने पड़ोसी को ठीक करने की जिम्मेदारी नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू ये है कि हम दूसरों पर अपना दीन थोपना चाहते हैं, अपने ख्यालात और नजरियात थोपना चाहते हैं, और जबकि हम दीन को पढ़ते नहीं है, समझ बूझ पैदा नहीं करते। भाई पहली बात तो अगर आप कुरान तर्जुमे से पढ़े, मैंने कई बार पढ़ा है, तो हर सवाल का क्रिस्टल क्लियर जवाब है उसके अंदर। ठीक है। उसके बाद आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पे कोई अच्छी ऑथेंटिकेटेड किताब पढ़ लें, जिसको अवार्ड मिले हो, पॉजिटिव आदमी ने लिखी हो। मैंने किताब पढ़ी है, मैं नाम कोट इसलिए नहीं कर रहा कि मैं नहीं चाहता कि मैं वही वाली बात जिसे मना कर रहा हूँ वो बात हो कि मजहबी डिबेट शुरू हो जानी चाहिए कि ये नहीं अच्छी, ये अच्छी है। एक अच्छे ऑथर की आप जो कि ऑथेंटिकेटेड किताब हो, जिसे इनाम मिला हो, पढ़ लें। ये मोर देन इनफ है आपको अपनी जिंदगी गुजारने के लिए। मेरे नजदीक तबलीग ये है कि दूसरा आपसे पूछे कि यार आप किरदार के इतने मजबूत हैं, डीलिंग में इतने अच्छे हैं, आप क्या वैल्यूज फॉलो करते हैं, और वो आपके रिलीजन को एक्सेप्ट कर ले। वो हिंदू भी है तो वो भी इतना इंप्रेस हो जाए। गन पॉइंट के ऊपर इस्लाम ना फैला था, ना फैल सकता है। आप किसी को जबरदस्ती कन्वर्ट नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी आप पर अपनी फैमिली, अपने बच्चों की, अपने घर वालों की है। तो एक तो आप लोगों को मेरी पहली दरखास्त है कि आज से दीन पर गुफ्तगू। 99% लोगों के पास क्राइटेरिया ये होता है कि हमारे दादाजी ऐसे करते थे, तो वो तो अबू जहल भी कहता था, उसके दादाजी भी वैसे करते थे। अगर यही क्राइटेरिया है सही या गलत होने का, तो अबू जहल की क्या दलील थी? वो कहता था हमारे बड़े ऐसे ही करते थे, हम ऐसे ही करेंगे। तो पहली बात तो ये कि हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन हमें खुद भी देखना चाहिए, अगर वो जुल्म करते थे, ज्यादती करते थे, तो हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, आपने खुद को कन्विंस करना है, पड़ोसी को कन्विंस नहीं करना। जबरदस्ती प्लीज लोगों को दीन मत पढ़ाएं। अपनी नमाजें दुरुस्त करें, अपने अमाल दुरुस्त करें, या फिर आलम दीन बन जाएं, अपनी जिंदगी को वक्फ करें, फिर आप बैठें और सरमन दें। इधर हर मोहल्ले में दो चीजें डिस्कस होती रहती हैं, एक सियासत और एक मजहब। 25 करोड़ बंदा कोई काम नहीं करता। सियासत में वो हर जिम्मेदारी गवर्नमेंट में डाल देता है। आमिर रफी साहब जो हैं, खुद माशाल्लाह 8-10 लाख रुपया महीने का अर्न कर रहे हैं, बेहतरीन जिंदगी जी रहे हैं, अच्छी गाड़ियों में फिर रहे हैं। ठीक है। और वो कहते हैं जी पाकिस्तान में कोई मौके नहीं है, मेरे जो रिश्तेदार हैं वो बाहर जो गए हैं वो बहुत खुश हैं। अच्छा चलो मान लिया यार ऐसे होगा। आधे क्लास फेलो हमारे बाहर बैठे हुए हैं भाईजान, एहसन साहब, इंग्लैंड और अमेरिका में। हाँ जी। वो सारा दिन रोते रहते हैं यार तुम्हारे मुल्क में ऐसे हो रहा है। मैं उनको कहता हूँ भाई तुम्हारे पास पासपोर्ट है, आप तो अच्छी जगह पे चले गए हो, आपको क्या तकलीफ है? कहते हैं हमें वतन से बहुत प्यार है। मैंने कहा अच्छा प्यार है, कुछ टका खर्च कर सकते हो, यहाँ पे कुछ बना सकते हो, कोई कंपनी लिस्ट कर लो, इन्वेस्टमेंट कर दो। कहते हैं हम पागल हैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, हमने इन्वेस्ट नहीं करना। प्यार इतना है कि सिर्फ गालियां देने के लिए प्यार है। वो है क्या? वो एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है कि हम अपने बड़ों की कब्रें छोड़ के यहाँ से चले गए हैं, अपने माँ बाप को हम सर्व नहीं कर सके, हम किसी तरह अपने गिल्ट को मिटाने के लिए दूसरों पर मलामत करते रहे कि ये मुल्क बहुत बुरा है। वो एक ज़हनी कैफियत है। मैं उन्हें कहता हूं कि यार अगर तुम अच्छे मुल्क में चले गए तो फिर इंजॉय करो उसको, आप छोड़ दो, आपका तो लेना देना नहीं है। कहते नहीं हमें बड़ा कंसर्न है, इन्वेस्टमेंट करते हुए उन्हें कंसर्न नहीं है, बुरा भला कहते हुए उन्हें कंसर्न है। बड़ी अजीब सी बात है। एहसन साहब जरा गौरतलब बात है कि वो बहुत कंसर्न है, हाँ जी। लेकिन वो 1 रुपए की इन्वेस्ट, मैंने कहा यार लोगों के लिए इमिग्रेशन के दफ्तर खोल लो, जायज तरीके से इमिग्रेशन करवा दो, स्कॉलरशिप दे दो, वो मस्जिदें बनवा लो,
कोई चीज कर दो, कहते नहीं हम पागल हैं। कंसर्न हमें बहुत है। कंसर्न ये है कि आओ मिलकर गालियां निकालें मुल्क को, आपको डिप्रेस करें जो पीछे है। मैं उन ममालिक में गया हूं, 12-13 साल की उम्र से जा रहा हूं। मैं ये नहीं कहता कि वो हमसे बेहतर नहीं है, उनके निज़ाम हमसे बहुत बेहतर है। लेकिन जो एजम्पशन यहाँ यंग बंदा करके बैठा है ना, अगर ऐसन के दिन में भी ये है कि ये डंकी लगा के अमेरिका पहुंच जाएगा, इसने खैर ऐसी कोई बात नहीं की, अब इसके रिश्तेदार सारे बदनाम ना इसे करना शुरू कर दें तो इसकी जेब में से, कानों में से डॉलर निकलने शुरू हो जाएंगे, या रात को सोएगा तकिए के नीचे सुबह डॉलर का ढेर होगा। भाईजान ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर जाकर ये लोग इतनी मेहनत करते हैं, 2-2 3-3 नौकरियां करते हैं, और बहुत कम लोग हैं जिन्होंने कोई फॉर्चून बनाई है। ज्यादातर ऐसे ही बस गाड़ी को धक्का ही लगा रहे हैं। आपको मैं एक बात बता दूं कि इस मुल्क में भी बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं, अगर आप उन अपॉर्चुनिटीज को कैश कराना चाहें। एक बार एक पेंटर ने अपनी जिंदगी का एक शाहकार बनाई पेंटिंग। वो कहता है मैंने अपनी जिंदगी की बेस्ट पेंटिंग बनाई, और उसने सड़क पर वो लगा दी किसी बोर्ड पे, बिल बोर्ड पे, और नीचे लिखा कि इसमें कोई कमी है तो बताएं। तो 10C की तरह बेशुमार दोस्तों ने उसमें कमियां लिख दी, इसमें ये भी कमी है, इसमें ये भी कमी है, इसमें। वो बड़ा डिप्रेस हुआ। वो गई किसी सियाने बंदे के पास गया, उसने उसको कहा अच्छा ये कहो कि इसमें जो कमी है वो दूर कर दो, दोबारा लगाओ। तो किसी एक आदमी ने भी उस पेंटिंग के ऊपर हाथ नहीं लगाया। बैठकर बातें किए जाना बहुत आसान है भाई। जितने चांद तारे उन्होंने भी अचीव, और एक बात याद रखें, जो किसी मुल्क में अचीव कर लेता है ना, वो अपने मुल्क में जरूर आता है। वो अपने मुल्क में आके प्रॉपर्टी भी बनाता है, बिजनेस भी बनाता है, वो दिखाता भी है लोगों को। इधर बड़े बड़े ग्रुप्स का मुझे पता है। ज्यादातर लोग अपना गिल्ट मिटाते हैं टेलीफोन के ऊपर, जब वो आपको कहते हैं या ग्रुप में आपको कहते हैं ना कि जी पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं। दे आर नॉट एट ऑल कंसर्न्ड। अगर वो कंसर्न होते तो वो कुछ करते। वो सिर्फ चेजा ले रहे होते हैं, अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं कि हमने सारा कुछ, एक टर्मिनोलॉजी होती है गरीबुल वतनी, कि हमने अपनी जिंदगी जो है वो मुल्क से दूर, यारों से दूर, दोस्तों से दूर गुजारी है। तो अपने उस गिल्ट को मिटाने के लिए, अपनी उस तकलीफ को मिटाने के लिए, हम कहते हैं पाकिस्तान में तो बिड़ा कर, क्या पाकिस्तान में घास खाते हैं लोग? मुझे ये बताएं आप। क्या या अमेरिका में सब लोग जो हैं वो आला किस्म की खुराक लेते हैं, आला कपड़े पहनते हैं? भाई ऐसा नहीं है। वहां भी लोग गुर्बत में हैं, और यहाँ पे 40-40 करोड़ का एक एक किनाल का घर लोग खरीद रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा सब खरीदते हैं, तो क्या वहां सब खरीदते हैं? क्या सब हेवन फील्ड में रहते हैं लंदन में जितने हैं? तो बातें करने की और हैं, हाथी के दांत खाने के और, दिखाने के और। तकरीरें जितनी मर्जी, आप दुनिया के किसी मुल्क में भी चले जाएं, मैं आपको ये बात बताऊं, अगर आप काम नहीं करेंगे आप कभी कामयाब नहीं होंगे। अगर एहसन साहब जीरो कैपिटल से पाकिस्तान में काम कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? अब मैं आपको उस सवाल का जवाब देता हूं जो मैंने उनसे सबसे किया था, वीडियो में देता हूं, ऑन रिकॉर्ड देता हूं। देयर इज एन अपॉर्चुनिटी इन एवरी क्राइसिस। एहसन भाई मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है आपकी जिंदगी बदल जाए। मैं सिर्फ ये कोशिश इसलिए कर रहा हूं कि लोगों की जिंदगी में पॉजिटिविटी लाएं, और उसके बदले दुआएं मांगता हूं आप लोगों से। पहली बात तो ये है कि लोग कई समझते हैं कि जी मैं कोई अरबों रुपए इससे बना रहा हूं। मैं नहीं बना रहा, हाईली सब्सिडाइज सर्विस है। ये जो लाइटें लगी हुई हैं, ये लैपटॉप्स हैं, ये चीजें हैं इन पे, और अबव ऑल सबसे महंगी चीज इसमें मेरा टाइम है। जो मैं अपना टाइम आप लोगों के साथ स्पेंड करता हूँ वो बहुत कीमती है। अगर मैं किसी और चीज पे स्पेंड करूंगा तो मैं अपने लिए पैसा जनरेट करूंगा। पहले मेरी बात ये समझें कि जब रुपया आपका दुनिया में सबसे ज्यादा डिवैल्यू हो गया है, तो आपके पास पाकिस्तान में क्या है? आपके पास 15 करोड़ लोग हैं जिनकी उम्र 30 साल से कम है। गौर करें जरा बात को, जो जवान है। अगर वो कुछ भी प्रोड्यूस करना शुरू कर दे, यानी एक आदमी को उसी अमल को, मिसाल के तौर पे देता हूं कि ये इन्होंने शर्ट पहनी हुई है, अगर ये शर्ट सीने के लिए अमेरिका में कोई बंदा है, अमेजोन में मिनिमम वो कहते हैं कि $14 से $18 पर आवर पैकिंग करने वाले अनस्किल्ड वर्कर को देती है।
अगर हम $20 पे राउंड फिगर कर लें, उसे आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिएगा, राउंड के लिए मैं कह रहा हूं, तो वो आपको $10 का मतलब है कि अगर 10 को हम 300 से मल्टीप्लाई करें तो 3000, $6000 घंटे का। अच्छा, अब हमारे लोग पता क्या कहते हैं कि वो 6 के 6 वो एंजॉय कर रहा होगा। ऐसा नहीं है यार, वहां चीजें महंगी भी बहुत हैं, टैक्सेस भी बहुत आई हैं। अगर $6 वो बंदा कमा रहा है, तो पाकिस्तानी बंदा जो है उसके 1 घंटे की क्या कीमत है? यहाँ पे जो अनस्किल्ड वर्कर है, आपको 25,000 में 30,000 में बंदा आपको मिल जाता है। चलो जी, मैं वो भी बढ़ा के $1000 पर डे लगा लेता हूँ। $1000 कितना बना? $30, $33, $33। वहां वो बंदा अगर 8 घंटे काम कर रहा है तो $20 पे तो $160 ले रहा है। यानी आपकी जो लेबर है वो 1/4 से भी कम है। ठीक है ना? अब अगर वो स्किल लेवल से उसी क्वालिटी का काम करे तो क्या पैसा नहीं बन सकता? वही जो बहुत ज्यादा कंसर्न है, जो बहुत ज्यादा पाकिस्तान के लिए वरिड हैं, उन्हें मैंने कहा यार ये खेवड़ा माइंस में आ जाओ, कालाबाग में 180 किलोमीटर की सॉल्ट रेंज पड़ी हुई है। पूरी दुनिया में सॉल्ट की डिमांड है, पिंक सॉल्ट की। इसकी एक्सपोर्ट शुरू कर दो। 8 लाख का, 9 लाख का यहां से कंटेनर जाता है, वहां 30 लाख का बिकता है। तुम कंसर्न हो, तुम ये एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दो। एक ने भी नहीं करनी, बिकॉज दे आर नॉट जेन्युइनली कंसर्न। सिर्फ ये हिलाना बहुत आसान है कि लोगों को डिप्रेस करो और अपनी ईगो को सेटिस्फाई करो कि यार मैं बहुत अच्छी जगह पे रह रहा हूं। यार आप रह रहे हो तो आप इंजॉय करो ना। सारा दिन आप क्यों एयरवाई और जियो देखते रहते हो? आप वहां के चैनल देखो, आपने रहना वहां है। अगर उन्हें को पाकिस्तान है, ना 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 मैं पागल हूं, तो फिर क्यों देखते रहते हो उसके चैनल? जिस मुल्क में आप रह रहे हो उसके चैनल देखो, उनकी चीजों को देखो, वो बहुत अच्छी हैं। मुड़ के फिर तुम वहां पे आते हो। जब मिडिल एज में तलाकें हो जाती हैं, वहां से बीवी बच्चे निकाल देते हैं, तो फिर पाकिस्तान में आ जाते हैं। ठीक है? बहरहाल ये मैं भी अपनी ईगो को सेटिस्फाई नहीं कर रहा कि बगैर बिजली, बगैर गैस, बगैर पानी के अगर हमारा मुल्क है तो मैं इसको सही करार दे रहा हूँ। ये बिल्कुल गलत है, इसको ठीक होना चाहिए। लेकिन जिसे कहते हैं हर आदमी जब अपना काम करेगा तो मुल्क ठीक होगा। ये एसन का काम नहीं है और मेरा काम नहीं है कि जाके डैम बनाना शुरू कर दें और हम बैठ के ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरह नारे मारते रहेंगे कि जी मुझे, हम बड़े कंसर्न है कि पाकिस्तान में बिजली हो। बंदा पूछता है आपने क्या किया? कुछ नहीं, हमने बातें की हैं। हम जो कर सकते हैं यार वो तो करें ना। पहली बात, आज से आप सब डिसाइड करें, आपके इर्द गिर्द अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज हैं। वो उस दिन एक लहसन का इतना बड़ा बड़ा वो दिखा रहे थे कि 3 बल्ब उसके 1 किलो से ज्यादा है। वो जो लहसन का, मेरा इरिगेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई नई किस्म आई है। उसने कहा जी इसमें इतना प्रॉफिट आ रहा है। मैंने एक दो उस ग्रुप में हमारे लैंडलॉर्ड थे, उनको मैंने पूछा, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। अगर उन्हें मैं लतीफा छोड़ूं तो वो 10 आ जाएंगे। मैं कहूँ जी सियासत आज हम खोल दें उस ग्रुप में, ओ हो वहां वहां से मीम्स बनेगी। मैं आपसे ये पूछता हूं कि अगर आप ये सारा दिन इंटरनेट पे मीम्स बनाते रहेंगे, गवर्नमेंट को बुरा भला कहते रहेंगे, मजहब पे बेमकसद गुफ्तगू करते रहेंगे, ठीक है, क्या मुल्क तरक्की करेगा? या आप तरक्की करेंगे? आप तरक्की करें, मुल्क खुद ही तरक्की कर जाएगा। आज से जितने लोग ये वीडियो देखें, वो अपने इर्द गिर्द ये देखें कि कम से कम सरमाए में मैं क्या कर सकता हूं जिससे मेरे माली हालात बेहतर। जितना आप अपने बारे में कंसर्न होंगे कि आप देखें ना, आप खुद ही कह रहे हैं कि दुनिया में सबसे सस्ते आप हैं, तो जो चीज भी लोकल बन सकती है वो अगर एक्सपोर्ट की तरफ आप रुजू करें, उसको पहले तो क्वालिटी की चीज बनाएं, लोकल मार्केट में भी सेल करें, एक्सपोर्ट करें। डायरेक्टली नहीं कर सकते, उस चेन का हिस्सा बने कि उस चेन में मैं कहां लग सकता हूं। जब सारा मुल्क कमर बंद के उस तरफ चल पड़ेगा तो मुल्क तरक्की कर जाएगा। और ये मैं 100% श्योर हूं कि रोने से कुछ नहीं होगा। तो अपनी इस क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी ढूंढे। आप देखें कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है, वो टेक्सटाइल हो सकती है, वो सॉल्ट हो सकता है, वो हैंडीक्राफ्ट्स हो सकते हैं, वो कोई भी ऐसी चीज हो सकती है कि जो जिसकी यहाँ पे कॉस्ट कम है मैन्युफैक्चरिंग की। खुद ही तो आप कह रहे हैं हम दुनिया में सबसे सस्ते हैं। जब सबसे सस्ते हैं तो इसका मतलब है कि आप जो भी चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं
उसमें आप कम आमदन ले रही हैं, तो ज्यादा गुंजाइश है। आपको पता है असन अमेरिका में एक आम जो है वो $5 से $6 का बिक रहा है। पता है आपको इस बात का? पाकिस्तान का जो एक आम है, $6, 6 को अगर 300 से मैं मल्टीप्लाई करूं तो 1800 रुपए का एक आम है। मैं आप सब पाकिस्तानियों से पूछता हूँ, वही जो मेरे बहुत ज्यादा शोर मचाने वाले हैं, जिन्हें पाकिस्तान की बहुत फिक्र है, मैंने कहा यार तुम पाकिस्तान आओ, तुम्हारे लिंक्स मुल्तान में भी बनवा देते हैं, तुम्हारे लिंक्स जो हैं सिट्रस के लिए, ये जो सिट्रस की रेंज है उधर भी बनवा देते हैं। सिट्रस कहते हैं किनू फ्रूट वगैरह को। यार गर्मियों में आम एक्सपोर्ट करो। क्या स्किल चाहिए यार आम एक्सपोर्ट करने के लिए, मुझे बताओ यार। बाग में चले जाओ, जाके उधर देख लो, क्वालिटीज को समझ लो, 15 दिन लग जाएंगे, महीना लग जाएगा, 2 महीने लग जाएंगे। मुल्तान में आज एक एएसआई की अगर जॉब निकल आएगी ना तो 2 लाख बंदा अप्लाई कर देगा। एक नर्स की जॉब निकलेगी सरकारी तो 50,000 बंदा। क्यों? कि हमने सरकारी महकमे में बैठकर काम नहीं करना और रिश्वत खानी है। जब हमारा नस्बुल ही ये होगा, मुल्क का हमारा टारगेट ही रिश्वत खाना है, आराम खाना है, तो फिर हम यही हालात होंगे ना। मुझे ये बताएं, मुल्तान में जितने लोग रहते हैं, कितनी तहकीक की जरूरत है आम की किस्में समझने के लिए? गत्ते के बॉक्सेस ऑलरेडी बन रहे हैं। आप जाकर 4 बॉक्स उठाएं, अपने किसी अजीज रिश्तेदार के साथ बैठ के कॉस्टिंग करें, उसको आप भेजें, उसको आप कहेंगे यार तुम इंपोर्ट कर लो गारंटीड। कितनी एनर्जी चाहिए? किनू? अच्छा जी, आप कहते हैं कि यार मैं इतना बड़ा सेटअप नहीं ले सकता। आप यार लाहौर में कीमत पता कर लें आमों की, उन्हीं आमों की। आप मुल्तान के अंदर भी पता कर लें, बाग में। अच्छा, अब आप कहेंगे जी मुझे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। भाई प्री ऑर्डर कर लो। मुल्तान के अंदर मैंने उसी अपने ग्रुप में एक वाकया शेयर किया। सिंगापुर में मैं एक साहब को मिला, ये आज से कोई 20-22 साल पहले की बात है, मैं किसी बिजनेस के सिलसिले में गया हुआ था। उनसे, वो PISA साहब रिटायर हुए हुए थे, उन्होंने सिंगापुरियन नेशनैलिटी ले ली थी वो, और उनकी बेगम वहीं रहते थे। मैंने कहा जी आप क्या काम करती हैं? उन्होंने कहा जी हम सिर्फ मैंगो सीजन के अंदर इधर आम सप्लाई करते हैं और उससे हमारे साल का खर्चा निकल जाता है। मैं कहा जी वो कैसे? कहते हैं जी हम प्री ऑर्डर लेते हैं। प्री ऑर्डर का मतलब ये होता है कि मैं असम साहब से पहले ऑर्डर ले लूँ कि अब इस वक्त महीना जून का चल रहा है, कि जुलाई में आप कितने आम चाहिए, अगस्त में कितने चाहिए, जो भी सीजन जहां तक चलेगा आम का, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट सीजन कब से शुरू होता है कब से एंड होता है, वो मैंने प्री ऑर्डर ले लिया। उसको मैंने फॉलो अप करना शुरू कर दिया फरवरी में, जनवरी फरवरी में, पीछे जो फार्म्स हैं उनके साथ, कि यार मेरा माल आएगा। वो सिंगापुर में माल जाता है, उस हिसाब से शिप होता है। अभी आता है उनका कंटेनर तो वो, या बाय एयर, मुझे नहीं पता इसकी शिपमेंट कैसे होती है, वो कहते हैं इमीडिएटली बिका हुआ होता है माल। फॉलो कर रहे हैं बात को? अब इसमें जो लड़का मुल्तान में बैठा हुआ है, अगर लाहौर में वो ये सेटअप बनाता है कि जी आपको मैं इतने की पेटी दूंगा, इतने किलो उस पेटी में होगा आम, ये रेट होगा, आपके डोर स्टेप पे डिलीवर करेंगे, ठीक है, प्री ऑर्डर। आप मुझे बताएं वो बेच नहीं सकता? क्यों भाईजान नहीं बेच सकते? कोई बंदा लाहौर में है साहिब सियत जो गर्मी में आम और सर्दी में फ्रूटर ना खाता हो? कोई बता दे। फ्रूटर से मुराद मेरी ये सारी सिट्रस फैमिली है। कोई मौसमी खाता होगा, कोई लाल माल्टा खाता होगा, मैं उस बहस में नहीं जा रहा। कोई बंदा लाहौर में आपने देखा है जो बाहैसियत हो और वो चीजें ना खाता हो? सभी खाते हैं। आप छोड़ें अमेरिका को, आप छोड़ें इंग्लैंड को, आप मुल्तान से लाहौर शुरू करेंगे, आप उसके एक्सपर्ट बन जाएंगे। आप एक गाड़ी से अपने कारोबार का आगाज करें। 10, 20, 30, 40, 50 जितनी भी पेटियां आती हैं, मुझे नहीं पता कितनी आती है, मैं हर फील्ड का एक्सपर्ट नहीं हूं। आप शुरुआत तो करें कहीं से, रास्ते खुलते जाएंगे। अब इसी तरह कराची से चीजें लाहौर आती होंगी, लाहौर से चीजें कराची जाती होंगी। जब आपके पास कोई चीज नहीं है, सर्विसेज तो हैं, आप खुद तो हैं। आप मुझे छोड़ें जी, आप कहते होंगे मैं अपनी कहानियां सुनाऊंगा आपको, तो आप कहेंगे जवाब सब झूठी कहानियां सुना रहे हैं। कुछ लोगों ने मुझे कहा जी अमेरिका की किताबें ना बताएं। मैं सदरुद्दीन हाशवानी की किताब आपको कहता हूँ, ट्रुथ प्रिवेल्स। ये PC होटल के मालिक, मैरियट के मालिक, आपको पता है कि वो ट्रक के ऊपर बैठ के बेकरी आइटम्स के वो ऑर्डर लेते थे, जाके अंदरून आटा वगैरह ये चीजें जाके ट्रेवल करता था, वहां से उसने अपने बिजनेस का स्टार्ट किया है। उसकी किताब में पढ़ ली।
और वो ये कहता है कि मैं जिन ट्रकों के ऊपर जाता था, मैं ना मंजी लेता था पैसे बचाने के लिए, ना खाना खाता था, घर से सैंडविच बना के चीजें ले जाता था और ट्रक के ऊपर ही सोता था, ड्राइवर और क्लीनर उधर सोते थे। ये मैं सदरुद्दीन हाशवानी की बात आपसे कर रहा हूं, द ओनर ऑफ पीसी एंड मैरियट होटल, और उनकी अपनी किताब है ट्रुथ प्रिवेल्स, आप जाके पढ़ लीजिए। उसके अंदर लिखा है, पाकिस्तान की मिसाल है। हाजी बशीर साहब जो हैं, मरहूम अल्लाह जन्नत नसीब करे, सितारा वाले, वो जिस लेवल से शुरू हुए हैं, आप ये समझ लें कि उन्होंने भी ग्राउंड जीरो से स्टार्ट किया। और सितारा ग्रुप को आज आप सब जानते हैं। हाजी मुख्तार साहब अलाइड बैंक के मालिक जो हैं, ये वो लोग हैं जो अक्सर मेरे वालिद के मिलने वाले थे, जिनको मेरे वालिद ने अपनी आंखों से देखा है। अलाइड बैंक उनका है, इब्राहिम टेक्सटाइल उनकी है, जैनब टेक्सटाइल उनकी है, डबल ए टेक्सटाइल होती थी उनकी है, एबीएल बैंक उनका है, बेशुमार उनकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है एबीएल की। अब तो हर दुनिया से वो जा चुकी है। इसी तरह यूसुफ एच शिराजी साहब हैं, होंडा के मालिक जो हैं, इन्होंने बैटरियों का एक छोटे लेवल पे काम शुरू किया था, फिर वहां से चलते चलते। तो हर बड़ा बिजनेस पाकिस्तान में हो या अमेरिका में हो या जापान में हो, वो छोटे से बड़ा होता है मेरा भाई। अगर आप सारा दिन गालियां देते रहेंगे बैठे, अब मुझे आप ये बताएं कि आम पेड़ से खरीदने में कितनी स्किल चाहिए? एहसन साहब मुझे बताइए, अमेरिका से चार्टर्ड अकाउंटेंसी इंग्लैंड से करने की जरूरत है? नहीं सर। अगर आपने आम मुल्तान से यहां से बस पे बैठकर मुल्तान चले जाओ, पहले कुछ दिन वहां पे खेत में बैठकर सिर्फ समझो किसी एक्सपर्ट से, ठीक है? उसके बाद लाहौर में कितनी मिल्क शेक की दुकानें हैं। ये तो पहले लेवल पे तो मैं आपको कह रहा हूं कि आप ऑनलाइन आम पूरी दुनिया में बेच सकते हैं भाई, आपको पार्टनर मिल जाएंगे। सिट्रस बेच सकते हैं सर्दी में, ना इसमें कोई मशीनरी इन्वॉल्व है, ना इसमें लोड शेडिंग का कोई खतरा है। उसके बाद मैंने खुद किया हुआ है 90s में ड्राई फ्रूट, हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस। आप अंजीर अच्छी क्वालिटी की आप कोयटा से लें यार, बैठो, बैठकर यहां से ट्रेन में चले जाओ, बस में चले जाओ, वहां पे तहकीक करो, घूमो फिरो भी। इतना गरीब कोई नहीं है यहाँ लाहौर में। ये जो छिपाटर लौंडे जो फिर रहे होते हैं ना हर संडे को बाइक का अगला पहिया उठा के, क्यों भाई फिर रहे होते हैं कि नहीं हसन साहब? फिर रहे होते हैं ना लोग यहाँ पे लाहौर में। कोई जो है वो शर्टें उतार के 14 अगस्त वाले दिन शर्ट को मारा होता है। तो ये सारे लोग जो हैं, ये अगर कोई अपना पॉजिटिविटी करेंगे तो मुल्क ग्रो करेगा। तो बहरहाल जनाब, मेरा आज का मैसेज यही है कि पाकिस्तान तब ग्रो करेगा जब तक हम काम नहीं करेंगे। और ये चीजें कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि ये मुश्किल काम है आम खरीदना, फ्रूटर खरीदना, और कितने दिनों में आप इसके एक्सपर्ट बन जाएंगे? मेरा ख्याल है ज्यादा हफ्ते में। तो भाई ऐसी हजारों चीजें हैं। आप देसी अंडे लाहौर में सप्लाई करने शुरू कर दें लोगों के डोर स्टेप पे, कुछ ना करें, गांवों से देसी अंडे, अंडा लाहौर तक लाना कितना मुश्किल काम है। अपने घर से डिलीवरी शुरू कर दें, ऑनलाइन है। तो भाईजान हजारों काम हो सकते हैं, बंदा करने वाला चाहिए। ये जो बाहर बैठे हुए हैं ना, ये सिर्फ बातें करते हैं। और दूसरी बात, जिन लोगों को बाहर जाने का शौक है वो जरूर जाएं, लीगल तरीके से जाएं, कोई ब्रेन ड्रेन नहीं होता, बड़ी अच्छी बात है मुल्क से बाहर जाना, लेकिन जायज तरीके से जाएं और वहां जाके भी काम करें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें, गलत काम ना करें। लेकिन जनाब, मैंने काफी गुफ्तगू स्टॉक मार्केट और एंटरप्रेन्योरशिप पे कर दी। स्टॉक पे चूंकि बहुत बात होती है, तो छोटे कारोबारों पर भी मैंने कहा मैं बात कर दूं। तो जीरो कैपिटल से आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर मुझसे आप सीखना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, तो 0300946624 0336424234 पे व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट मैसेज करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।